हेलो फ्रेंड्स, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज इस वीडियो में हम DEET+B TGT का जो पेपर होता है हिंदी का, वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिससे कि आपको एक पैटर्न पता चलेगा, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस प्रकार का कठिनाई का स्तर आता है, और उससे फिर क्या है कि आपकी जो तैयारी है, ठीक है ना, आप उसे एक सही दिशा दे सकेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चंस करने से पहले आपको कुछ पॉइंट समझने बहुत ज़रूरी हैं, जो कि जैसे देखिए, नेगेटिव मार्किंग है पेपर में, जो हमेशा स्टूडेंट्स को परेशान करती है कि भाई मैम नेगेटिव मार्किंग है नहीं है इस पेपर में। तो प्लीज़ जब इस पेपर की आप तैयारी करेंगे तो इस तरीके से कीजिएगा कि अपने लॉजिक्स बिल्कुल क्लियर रखिए। तुक्के नहीं लग सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग ना होती तब तो स्टूडेंट्स के पास तुक्के लगाने का ऑप्शन होता है, लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग है तो आप तुक्के नहीं लगा सकते हैं। आपको सारे कंसेप्ट समझने होंगे, लेकिन फिर वही चीज़, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आप इसी प्लेटफॉर्म पर अगर हमारे हिंदी व्याकरण के पिछले कुछ वीडियोस देखेंगे, उससे आपको बहुत अच्छे से व्याकरण की जो समझ है वो मिल जाएगी। हम रेगुलर प्रैक्टिस आपकी करवाते रहते हैं, और मैं तो यही कहूँगी कि आप ऐसे ही हमारे साथ रेगुलरली जुड़े रहिए, आपको उससे बहुत बेनिफिट होगा। अब जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स को लगता है कि मैम DEET+B TGT में तो केवल और केवल 20 प्रश्न आते हैं। वो 20 प्रश्न भाग 1 में आते हैं। ये केवल और केवल भाग 1 में आते हैं 20 प्रश्न। बाकी जो स्पेसिफिक वो टॉपिक के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे हिंदी स्पेसिफिक है तो उसके 100 क्वेश्चन अलग से आते हैं। तो आप ये मानकर चलिए कुल मिलाकर 120 प्रश्न। ये 20 प्रश्न तो केवल और केवल व्याकरण के थे, और वो भी आप देखेंगे इसका जो कठिनाई का स्तर है, आसान है, थोड़ा मध्यम हो सकता है, मीडियम हो सकता है, ठीक है ना, वैसे आप उसे आसान ही कहिए। लेकिन ये जो 100 मार्क्स वाला जो है, इसका जो कठिनाई का स्तर है वो फिर टॉप लेवल का है। और इसमें भी ये जो 100 मार्क्स है, ऐसा नहीं जैसे ये वाला जो 20 मार्क्स का पेपर होता है इसमें आपको व्याकरण ही आती है, लेकिन ये वाला जो 100 मार्क्स का पेपर है इसमें आपको व्याकरण, साहित्य, पेडागॉजी सब कुछ आता है। तो ज़रा ध्यान से अब देखिए, अब ये वाले जो 20 मार्क्स थे, उसमें भाग 1 में देखिए उसकी बाइफर्केशन क्या थी। जो लास्ट पेपर हुआ था आपका, स्वर व्यंजन से 2 प्रश्न आए थे, पर्यायवाची विलोम से 4 प्रश्न आए थे, जो कि एज यूजुअल होता है। आप कोई भी हिंदी का पेपर दीजिए, उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं वो पर्यायवाची विलोम शब्दों से आते हैं। फिर तत्सम तद्भव 2 प्रश्न आए थे, संज्ञा सर्वनाम वगैरह से 3 प्रश्न आए थे। और मैंने बताया ना आपको, संज्ञा में भाववाचक संज्ञा तो पी जाइए, अच्छे से वो वाला टॉपिक आना ही आना है पेपर में। संज्ञा का प्रश्न आ रहा है, 99% भाववाचक संज्ञा का प्रश्न आ रहा है। फिर मुहावरे लोकोक्ति से 2 प्रश्न आए थे, इससे भी संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। लिंग वचन से संबंधित 2 प्रश्न आए थे केवल, और अपठित गद्यांश। अब ये 5 क्वेश्चन आए थे। वैसे तो स्टूडेंट्स को पढ़ते ही लगता है कि भाई 5 प्रश्न आए थे, लेकिन जब आप पैसेज पढ़ेंगे बहुत ही सिंपल पैसेज था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ऐसे ही है, तो ध्यान दीजिएगा ज़रा। अब सबसे जो मेन बात है वो है भाग 2, जब भाषा विशेष का आता है। क्योंकि भाषा विशेष में जब हिंदी की बात करें तो 100 प्रश्न आते हैं, और उन 100 में से अगर ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करें तो उसमें से हम पाएंगे कि 100 में से केवल और केवल 11 प्रश्न तो व्याकरण के थे। 20 प्रश्न वो, 11 प्रश्न ये, तो 11 प्रश्न व्याकरण के थे। 71 प्रश्न जो है वो साहित्य के थे। अब साहित्य में तो सब कुछ आ जाता है, हिंदी बोलियों के प्रकार, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, इतने सारे जो साहित्यकार हैं उनकी रचनाएं, वो उपन्यास था, वो कहानी थी, वो जीवनी थी, वो आत्मकथा थी, या वो कविता थी, काव्य संग्रह था, उसका प्रकाशन कब हुआ, फिर इतने सारे पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, बहुत ही लंबी लिस्ट है साहित्य की तो। और पेडागॉजी के कुल मिला के 18 प्रश्न आए थे अप्रॉक्सीमेटली। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अब भाई देखिए, 100 प्रश्न एक साथ हम डिस्कस करेंगे तब तो फिर 1-2 घंटे यूं ही बीत जाएंगे, ठीक है ना। तो साहित्य के जो प्रश्न हैं वो हम आपके साथ अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा वादा है आपसे, और हर प्रश्न को डिटेल में करेंगे। लेकिन आज हम व्याकरण और पेडागॉजी के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता मैं बता दूं, पेडागॉजी क्या होता है बेसिकली, कि किसी प्रकार से जैसे शिक्षा, बच्चे को शिक्षा कैसे दी जाए, उसका सही तरीका क्या हो, ये सारा कुछ उससे संबंधित है। चलिए, यहां से तो है भाषा 1 के प्रश्न, भाषा 1 नहीं, भाग 1। आप भाग 1 कह सकते हैं,
ठीक है ना, क्योंकि भाग 1 में आपके कुल मिला के 20 प्रश्न आएंगे। तो ज़रा मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिएगा। अब जैसे है कि दिए गए प्रश्न 61 से 63 शब्दों का समानार्थक आपको रूप लिखना है। समानार्थक मतलब कि उसका सिमिलर मीनिंग वाला। तो अब आई गेस ये वाले जो प्रश्न थे ये ज़्यादा कठिन नहीं थे। अंधकार का क्या आएगा? अंधा, अंधेरा, आसमान या धूप? आई गेस अंधेरा, बहुत सिंपल था, ठीक है ना, इसमें तो सोचने की भी जरूरत नहीं थी। कोयल का, कोकिला, कुबेर, कुशल या कुटिल? कुटिल मतलब तो चालाक होता है, ठीक है ना, लेकिन कोकिला आप जानते हैं ना, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? भारत की कोयल, क्योंकि कोयल अपनी मधुर आवाज के लिए जानी जाती है, तो वो लता मंगेशकर जी को कहा जाता था। अब पहाड़, पहाड़ का क्या आएगा? बालम, अनिल, गिरी या मरूथ? तो याद रखिए बालम आप प्रियतम को कहते हैं, अनिल का मतलब होता है हवा। और देखिए ये प्रश्नों के साथ साथ ना आप ये देखिए कि आपकी व्याकरण भी बढ़ती जाए। अब यहाँ पर केवल और केवल पहाड़ का पूछा है, लेकिन हमें कोयल का अर्थ भी पता चल गया, अनिल का अर्थ भी पता चल गया, मरूत मतलब भी हवा ही होता है, लेकिन गिरी का मतलब होता है पहाड़, पर्वत, गिरी, शैल, पाषाण, ये सारे आपके पहाड़ के पर्यायवाची होते हैं। आगे देखिए, डैश प्रकार के व्यंजन होते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे मेन चीज है मैं आपको बता दूं, ये मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्पेसिफिक पूछना चाहिए था। आप यहाँ पे 3 ही लिखिएगा कि 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और आपके ऊष्म व्यंजन। ये क्या होता है? अगर आप हिंदी वर्णमाला देखेंगे तो जैसे क से लेकर अ से लेकर ये आपका ये ओ तक, औ तक, वो तो आपके सारे स्वर होते हैं। तो स्वर और व्यंजन 2 ही प्रकार के होते हैं। जैसे ये है अगला प्रश्न, देखिए हिंदी वर्णों में डैश प्रकार है। ऑब्वियसली 2 प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन, काम खत्म, ठीक है ना। हिंदी वर्णों में स्वर और व्यंजन ये 2 प्रकार हैं। लेकिन यहाँ पे आप इसका जो ऊपर है उत्तर सही 3 लिखेंगे कि जो स्पर्श व्यंजन है वो मतलब व्यंजन क से प्रारंभ होते हैं, तो क से लेकर म तक जो 25 होते हैं वो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। फिर य, र, ल, व उससे अगले वाले अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और श, श, स, ह उससे अगले वाले 4 आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो आते हैं आपके क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, वो सारे संयुक्ताक्षर होते हैं कि जैसे क और श को मिलाकर ही बनाए। तो कहने के लिए ये होता है कि भाई वो संयुक्त व्यंजन है, तो मूल तो व्यंजन ही है ना, इसीलिए 3 प्रकार माना जाता है। लेकिन मुझे लगता है इसका करेक्ट ऑप्शन 4 भी हो सकता था, क्योंकि अब जैसे कि उत्क्षिप्त व्यंजन भी होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? जो आपके संस्कृत से नहीं आए, जो आपके हिंदी के अपने व्यंजन हैं, ठीक है ना, ड़ और ह। लेकिन फिर वही बात, ये ऐसा लगता है कि ड और ढ से निकला है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आपको आए पेपर में तो आप 3 ही उत्तर चूज कीजिएगा कि स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। आगे देखिए, सुंदर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? बार बार पूछा जाता है ये कि इस शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? ये भाववाचक संज्ञा किस से बना है? संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, किस से? तो यहाँ पे सुंदर की भाववाचक संज्ञा होगी सुंदरता, या फिर यहाँ पर अगर होता सौंदर्य। सुंदरता या सौंदर्य एक ही चीज है, दोनों के दोनों आपके भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, याद रखिएगा ये। फिर गरीब का विलोम क्या आएगा? अब जैसे वीर, ये तो नहीं, ये तो वीरता से संबंधित है। रंक मतलब भी गरीब ही होता है, तो गरीब का विलोम आएगा अमीर, बहुत सिंपल। फिर इशारे पर नचाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? आई गेस आपने आसपास बहुत ही ज्यादा सुना होगा, वो तो उसे अपने इशारों पर नचाते हैं। इशारों पर नचाना मतलब कि वश में करना, कि जो वो कहे वो वैसा करें। अगला है अचरज का तत्सम शब्द क्या होगा? तत्सम शब्द क्या होता है? आई गेस आपको पता होगा कि जो संस्कृत के जो शब्द हैं जो हिंदी में एज इट इज आ गए हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं वत्स, ये मत करो, तो वत्स जो है वो शुद्ध संस्कृत का शब्द है, लेकिन हिंदी में बहुत लोग ऐसे एज इट इज यूज करते हैं, तो वो आपका तत्सम होता है। तो अचरज, अचरज होना मतलब कि हैरान रह जाना, आश्चर्य होना, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका डी ऑप्शन। फिर बेगम का पुल्लिंग क्या आएगा? आई गेस मतलब ये भी बहुत सिंपल है, बेगम का बादशाह। अब कहने के लिए सम्राट, बादशाह दोनों का एक ही अर्थ है, लेकिन बेगम ये संबंध दिखाना है, बेगम का बादशाह, क्योंकि सम्राट का क्या होता है? साम्राज्ञी, ये ध्यान में रखिएगा। फिर जमुना का तत्सम, जमुना का तत्सम होगा यमुना, मतलब शुद्ध हिंदी, जिसे आप कहते हैं शुद्ध हिंदी। अगला
आलसी का भाववाचक संज्ञा, देखिए फिर आ गया भाववाचक संज्ञा का प्रश्न। आलसी का आएगा आलस्य। और अगर आपको बाई चांस ना पता चले कि इस शब्द की संज्ञा कौन सी होगी, इसका सबसे उपयुक्त तरीका होता है वाक्य प्रयोग। आप वाक्य में प्रयुक्त करके देख लीजिए, मुझे लगता है काफी हद तक आपकी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन वाक्य में प्रयुक्त करने से पहले भी आपको संज्ञा क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है, इन सभी की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? बहुत सिंपल, बाघ का आता है बाघिन। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका सी ऑप्शन। फिर है भूगोल शब्द का विशेषण रूप। अब यहां पर देखिए, एक चीज ध्यान में देखिए, चारों शब्द एक जैसे लग रहे हैं, यानी कि ये आपका एक तरह से वर्तनी का प्रश्न था कि आपको सही वर्तनी छांटनी है, स्पेलिंग्स, ठीक है ना, इसके स्पेलिंग छांटने आपको। तो भूगोल जमाइक भौगोलिक। अब यहां पर आपका उपसर्ग प्रत्यय का रूल भी काम आता है। उपसर्ग प्रत्यय का नियम क्या कहता है कि अगर पहले शब्द में ऊ की मात्रा है तो वो इक प्रत्यय लगने के बाद औ हो जाएगी, यानी कि भ के साथ औ की मात्रा आएगी। तो यानी कि आपका ए और सी ऑप्शन तो वैसे ही गलत। फिर भौगोलिक, छोटी की मात्रा है तो भौगोलिक नहीं आएगा, भौगोलिक आएगा, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका बी ऑप्शन। आगे देखिए, गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना होता है थोड़े में अधिक कहना, कि तुमने तो बहुत थोड़े से शब्दों में इतनी बड़ी बात, इतनी गहरी बात कह दी, तो वो होता है गागर में सागर भरना। आगे देखिए, अब जो अपठित गद्यांश मैंने आपको कहा था कि 5 प्रश्न आएंगे, उसमें से जरा एक बार जो गद्यांश है वो पढ़कर तो देखिए, आप बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। एक भयानक रात थी, मथुरा के सभी निवासी सुख की नींद सो रहे थे, केवल 2 राजबंदी जाग रहे थे, देवकी और वसुदेव। यानी ये कृष्ण जन्म कथा से संबंधित है। तो आई गेस आपको इसके सारे तथ्य अच्छे से पता है, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा। हो सकता है कभी कभी स्टार्टिंग थोड़ी सी वैसे हो और बाद में कोई कॉमेडियन साथ दे दिया गया हो, कोई और कहानी वैसे दे दी गई हो कि स्टूडेंट्स पढ़ के एक बार को कंफ्यूज हो जाए। तो एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा कि देवकी मथुरा के राजा कंस की बहन थी, वसुदेव उसके पति और कंस के बहनोई थे। कंस अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर राजा बन बैठा था। फिर वह देवकी और उसके पति का कब ख्याल करता। उसके मन में यह भय समा गया था कि देवकी का 8वां पुत्र, मतलब वही कहानी है सारी। तो आएगा सब आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो अब पहला प्रश्न है, भयानक रात में कौन सुख की नींद सो रहे थे? तो यहाँ पे क्या है, मथुरा के सभी निवासी। बहुत सिंपल है, आपका करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन। अगला, देवकी कौन थी? कंस की बहन। मतलब ये तो सबसे वाला सिंपल वाला पैसेज आ गया था, ठीक है ना इस बार तो। फिर आगे है, कंस ने देवकी के कितने पुत्रों का वध किया था? अब यहाँ पर कभी कभी स्टूडेंट जल्दबाजी में 8 कहते हैं, लेकिन 8वें तो श्री कृष्ण थे ना, उन्हें उनका वध कहाँ किया था? तो केवल और केवल 7 का। और यहाँ पे दिया भी गया है, देखिए, इसलिए उसने देवकी के 7 पुत्रों का वध किया था। हर चीज आपको दी जाएगी, बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। तो करेक्ट ऑप्शन है 7। और वसुदेव कौन थे? वसुदेव कौन थे? वो थे देवकी के पति, कंस के बहनोई। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन। और अंतिम प्रश्न, कंस ने देवकी को बंदी क्यों बनाया था? क्योंकि 8वें पुत्र के वध करने के लिए। बहुत सिंपल है, उसका 8वें पुत्र का वध करना चाहता था वो, इसलिए। और दिया भी गया कि देवकी का 8वां पुत्र उसके प्राणों का ग्राहक होगा, उसमें ये भय समा गया था, तो ये चीज थी। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका डी ऑप्शन। तो आई गेस यहां तक तो आपको लग रहा होगा कि भाई कितनी अच्छी बात है, बहुत सरल से प्रश्न है, ये तो बहुत आसानी से कर लेंगे, बिना तैयारी के भी कर सकते हैं कभी कभी तो हम। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, अभी भाग 2 पर तो आइए जरा। जब भाग 2 है, उसके व्याकरण के प्रश्न और उसके जो पेडागॉजी के क्वेश्चन है ना, जरा वो अब ध्यान से देखिएगा वो कैसे आते हैं जब भाषा विशेष के प्रश्न आते हैं। हिंदी से सीधे संस्कृत से आए हुए शब्दों को क्या कहते हैं? ये मैंने भी आपको बताया था ना कि जो संस्कृत के जो शब्द हैं जो सीधा हिंदी में आ गए हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका डी ऑप्शन। अगला देखिए, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? अब ये यहां से आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। मतलब डिफिकल्ट तो क्या, उसके लिए तैयारी आपको काफी करनी पड़ेगी। तो रिपोर्टाज, रिपोर्ट को ही हिंदी में रिपोर्टाज कहते हैं, ठीक है ना, रिपोर्ट को हिंदी में। लेकिन ये जो रिपोर्टाज है, ये किस भाषा का शब्द है? ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, तो ये याद रखिएगा। आगे देखिए, कलब। अब कलब किसके बच्चे को कहते हैं? गधे के बच्चे को, ऊंट के बच्चे को, हाथी के बच्चे को, या कोयल के बच्चे को?
वैसे एक चीज मैं आपको बता दूं, कलब जो है वो एक तरह से पशु के बच्चे को भी कहा जाता है, कि जो पशु का बच्चा होता है उसे कलब कहा जाता है। लेकिन अगर हमें बिल्कुल स्पेसिफिक आंसर चूज करना है तो कलब जो है वो हाथी के बच्चे को कहा जाता है। अब ये आप एक तरह से कह लीजिए जीके का क्वेश्चन। ऐसे 2-3 प्रश्न और हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कि जीके के क्वेश्चन है। आगे देखिए, अब गधा जो है, अब यहाँ पर उसकी ध्वनि बताई जानी है कि गधा जो है वो रेंगता है, चिचियाता है, किकियाता है या घुरघुराता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, कि जो गधा है वो रेंगता है। बाकी जो सुअर है, चिचियाता कौन है ये भी मैं आपको बता रही हूँ, सुअर चिचियाता है। खरगोश जो है, खरगोश आपका किकियाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और घुरघुराता कौन है, ठीक है ना, वो होता है मगरमच्छ। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, भेड़ों का, अब यहाँ पे ग्रुप आपको बताना है कौन किसका ग्रुप होता है, कि भेड़ों के झुंड को क्या कहा जाता है, वो उसे झुंड ही कहा जाता है। क्योंकि गल्ला जो है वो तो अनाज के ढेर को कहा जाता है। जो अनाज का ढेर होता है ना, अनाज का ढेर, उसे कहा जाता है गल्ला। फिर जत्था, ये क्या होता है, लोगों का समूह। सिंपल, लोगों का जो समूह होता है उसे जत्था कहा जाता है। और सिर्फ लोगों का नहीं, वो तो भीड़ भी होता है। एक पर्टिकुलर संप्रदाय या जाति के जो लोग होते हैं उनका जत्था, जिसके कहते हैं ना उस क्षेत्र का जत्था आ रहा है, तो ये वो होता है। और काफिला क्या होता है, यात्रियों का समूह। यात्रियों का समूह जो मुसाफिर होते हैं। तो इसलिए हर शब्द का अपना अर्थ होता है। अब आप इसे जीके में लीजिए या हिंदी जानकारी में लीजिए, यह आप पर निर्भर करता है। आगे देखिए, इनमें से एक सरस्वती जी का नाम नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सरस्वती जी का एक तरह से पर्यायवाची आ गया। तो भारती, महाश्वेता और वीणाधारी या फिर श्वेतांबर, ये सारे के सारे आपके सरस्वती जी के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन रमा जो है वो देवी लक्ष्मी को कहा जाता है, ठीक है ना, ये आपका देवी लक्ष्मी जी का नाम है रमा। और इसीलिए लक्ष्मी जी के पति कौन है, विष्णु जी, उन्हें रमेश कहा जाता है। रमा से रमेश, ये आपका विष्णु जी के लिए आता है। तो इसीलिए ऐसे ही अगर आप प्रश्न करते रहेंगे, अभ्यास प्रश्न हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो मतलब कि ग्रामर की प्रैक्टिस आपकी रेगुलरली होती रहेगी। आगे देखिए, प्राक कल्पना का क्या अर्थ है, प्राक कल्पना। अब कल्पना तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, विकल्पना, परिकल्पना, जिज्ञासा। अब प्राक कल्पना में, विकल्पना में और परिकल्पना में अंतर क्या है, तो मैं आपको बता दूं, प्राक कल्पना और परिकल्पना एक ही चीज है। ये क्या होता है, बेसिकली हाइपोथेसिस। आपने सुना है ना हाइपोथेसिस, कि जब भी आप कोई अच्छे से कल्पना करते हैं, प्रारूप तैयार करते हैं, ठीक है ना, एक प्रॉपर इमेजिनेशन करके एक पूरा प्रारूप, एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि ये काम हमें ऐसे 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 करना है, वो होता है आपका हाइपोथेसिस। और उसमें तर्क लगाना कि इसके पीछे हमारा ये तर्क है। फिर विकल्पना क्या होता है, केवल और केवल कंसेप्ट, केवल तर्क वितर्क करना, वो होता है आपका विकल्पना। और कल्पना होता है सिंपल और सिंपल इमेजिनेशन। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आएगा। तो देखा आपने ऑप्शन कितने क्लोज आ रहे हैं, प्राक कल्पना, कल्पना, विकल्पना, परिकल्पना। तो ध्यान दीजिएगा। आगे, गुरु गुड़ ही रहा, चेला शक्कर हो गया। अब यहाँ पर ना आगे कुछ नहीं लिखा, आपको खुद समझना है। आपको केवल एक वाक्य दिया गया था और पूछा है समास, संधि, मुहावरा या लोकोक्ति। तो यानी कि बेसिकली आपको ये बताना था ये क्या चीज है। तो ये जो है ना, गुरु गुड़ ही रह गया, चेला शक्कर हो गया। तो जो अपने आप में पूर्ण वाक्य होता है वो लोकोक्ति होती है, क्योंकि जो मुहावरा होता है वो एक छोटा सा वाक्यांश होता है जो अधिकतर ना पर खत्म होता है। नाक काटना, कान कतरना, ठीक है ना, खेत रहना, बाल नोचना, तो ये सारे के सारे आपके मुहावरे होते हैं जो ना पर खत्म होते हैं, जो वाक्य के केवल एक छोटे से अंश होते हैं, पार्ट। लेकिन जो अपने आप में पूरा का पूरा वाक्य होता है वो लोकोक्ति कहलाता है। यही आपका मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर होता है। अब इस ये लोकोक्ति का अर्थ क्या है, कि जो चेला है, जो शिष्य है, वो गुरु से भी ज्ञान वगैरह में आगे निकल गया, मतलब उससे भी अधिक कुशलता प्राप्त कर ली, ये वो चीज है। आगे, देश निकाला, इसमें कौन सा समास है, तो देश निकाला अर्थात देश से निकाला और देश से निकाला। अब यहाँ पे जो से विभक्ति है वो आपकी दो उसमें आ सकती है, ये आपका करण कारक में और ये अपादान कारक में। लेकिन मेन बात ये है दोनों में ही ये तत्पुरुष समास में आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन। वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे देश से निकाला
अलग होने का जहां पर भाव होता है वहां पर आपका अपादान कारक होता है। तो यानी यहां पर अपादान तत्पुरुष समास आएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा, देश से निकाला यानी देश से अलग किया हुआ। आगे देखिए, अब हाथी का स्त्रीलिंग क्या आएगा, फिर वही हथिनी। यहां पर भी वर्तनी का ही प्रश्न था। अब जैसे हाथिनी है और हथिनी है तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आएगा, हथिनी। ध्यान दीजिएगा वर्तनी पर। आगे, सत्य और विश्वास की अति व्याप्ति को क्या कहते हैं, कि यानी आपको किसी मतलब कोई चीज सच लगती है और किसी चीज पर बहुत ज्यादा विश्वास भी है और उसकी अति व्याप्ति, व्याप्त होना मतलब प्रेजेंट होना और अति व्याप्ति मतलब कुछ ज्यादा ही, हद से ज्यादा ही, तो वो वैसे ही एक नेगेटिव उसमें आ गया, तो अंधविश्वास कहा जाता है उसे, कि जहां पर आपको कुछ जरूरत से ज्यादा ही विश्वास है ना, वो आपका अंधविश्वास होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन। आगे देखिए, अब आते हैं हिंदी पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस पर। जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि अगले लेक्चर में हम जितने भी साहित्य के प्रश्न थे वो आपके साथ सारे डिस्कस करेंगे। अब सफल अध्यापक के लक्षण क्या हैं, और ये मैं आपको बताऊं, ये सारे कॉमन सेंस के आंसर है। आप खुद को एज ए टीचर या एज ए स्टूडेंट लेकर चलिए, आपको सही उत्तर पता चल जाएगा। अब सफल अध्यापक कौन होता है, जो तत्पर रहे, जिज्ञासु रहे, कि मतलब हर चीज को, नई चीज को जानने में, अगर स्टूडेंट कुछ सही नहीं कर रहा तो वो जानने की कोशिश करे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, उसका हल निकालने का प्रयास करे। तो तत्परता, तत्परता मतलब हर चीज के लिए तैयार रहना, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना। फिर वेतन हिसाबी, जो सारा दिन सैलरी के बारे में सोचता हो, बिल्कुल नहीं। छात्रों को यथा योग्य गृह कार्य देना, सिर्फ होमवर्क देने के लिए होता है टीचर, बिल्कुल नहीं। और इनमें से कोई भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तत्परता और जिज्ञासा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, त्रिभाषा सूत्र में पहला स्थान किसको है। अब ये आपका पेडागोजी में बहुत फेमस है एक्चुअली। त्रिभाषा सूत्र क्या होता है कि जैसे जो बच्चा है, अब भारत तो बहुभाषीय देश है, कहीं पर हिंदी बोली जा रही है, कहीं पर पंजाबी, कहीं पर मराठी, कहीं पे गुजराती, कहीं पर राजस्थानी, कहीं पे आपका तमिल, कहीं पे तेलुगु। तो प्रॉब्लम ये आती है फिर स्कूल्स में एक प्रॉपर सिलेबस कैसे रखा जाए। तो उसके लिए त्रिभाषा सूत्र बना था कि बच्चे को सबसे पहले उसकी मातृभाषा सिखाई जाए। अब वो आपकी मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा भी हो सकती है या हिंदी भी हो सकती है। तो मतलब ये जो मातृभाषा है, ठीक है ना, वो होती है जो बच्चे के सबसे पहले संपर्क में आती है, उसके परिवार की भाषा, उसके समाज की भाषा। तो इसलिए मतलब कहने के लिए वो क्षेत्रीय भाषा ही हो गई, लेकिन हो सकता है कि क्षेत्रीय भाषा से अलग हो उसके माता पिता की भाषा, कि वो यहाँ पे कुछ साल पहले आके शिफ्ट हो गए हो, इसलिए यहाँ पे मातृभाषा जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा, जिससे बच्चे को सीखने में आसानी हो। आगे देखिए, राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत कर्नाटक किस क्षेत्र में आता है। अब ये तो भाई आपका एक तरह से वो कहते हैं ना, इससे सोशल स्टडीज वगैरह का वैसा का क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये पेडागोजी में भी आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्योंकि इसका रीजन क्या है, अब ये राजभाषा अधिनियम क्यों बनाया गया था। राजभाषा बेसिकली हिंदी, ये भारत की हिंदी है। राजभाषा कौन सी होती है, जिसमें आपके ऑफिशियल वर्क्स होते हैं, ठीक है ना। तो अब राजभाषा अधिनियम किस लिए बनाया गया था कि जैसे अगर आपके कोई राज्य के कोई काम होने तो वो किस भाषा में हो। तो यहां पर ना केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए घ क्षेत्र है, मुख्यतः 3 ही क्षेत्र हैं। क क्षेत्र वो है जहां पे कंपल्सरी मतलब हिंदी में होगा ही होगा। ख वो है जिसमें मतलब कि अंग्रेजी में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हो सकता है। और ग क्षेत्र वो है जिसमें आपका अंग्रेजी में होगा। तो ये चीज है। तो वहां पे कर्नाटका किस क्षेत्र में आता है, तो मैं आपको बता दूं वो ग क्षेत्र में आता है। क्योंकि ये देखिए आपके लिए हम पूरा ले आए हैं कि क क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, ख क्षेत्र में कौन से और ग क्षेत्र में कौन से। और यहाँ से आपको आइडिया भी लग जाएगा, क क्षेत्र वो वाले हैं जहां पर प्रॉपर हिंदी बोली जाती है अधिकतर। ख वो वाले हैं जहां पर उनकी क्षेत्रीय भाषा थोड़ी ज्यादा मतलब कि वो है, फेमस है। और बाकी ग क्षेत्र जहाँ पे हिंदी बहुत ही ना के बराबर है, तो इसलिए वहां पे अंग्रेजी को मान्यता फिर दे दी गई है राजभाषा के लिए। तो ये है आपका इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी। आगे देखिए, अब स्पष्ट मौखिक वाचन के लिए क्या जरूरी है। मौखिक वाचन मतलब स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर अगर आपको बोलना है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। व्याकरण जरूरी है, भाषा पांडित्य मतलब कि आपको भाषा में पूरी पीएचडी की हो आपने, भाषा का ज्ञान या उच्चारण। तो इसमें बेसिकली क्या है आपका उच्चारण, कि आपको उच्चारण आपका सही स्पष्ट होना चाहिए, तभी आप सही से बोल पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका डी ऑप्शन। आगे देखिए, पंडित की उपाधि किस शिक्षक के लिए है। अभी हमने किया था ना भाषा पांडित्य, तो पंडित मतलब जैसे गणित, हिंदी, दैहिक या अंग्रेजी। तो जैसे किसके मतलब कि भाषा के ये एक्सपर्ट को पंडित कहा जाता है, तो ये आपका हिंदी आएगा।
हिंदी या संस्कृत, जो हिंदी या संस्कृत में थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाता है उसे पंडित कहा जाता है। जैसे उर्दू में मतलब जो एक्सपर्ट हो जाता है उसे उस्ताद कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हिंदी में उसे पंडित कहा जाता है। आगे देखिए, एक आदर्श शिक्षक का गुण क्या है? छात्रों को मार पीट कर समझाना? प्लीज कभी नहीं। छात्रों को प्यार से समझाना, ये हो सकता है आपका। छात्रों को खूब गृह कार्य देकर समझाना, ऐसा कुछ नहीं। होमवर्क ही देते रहेंगे, मतलब पेरेंट्स का काम ज्यादा है, तो आप स्कूल में क्या कर रहे हैं? और छात्रों को उनके हाल पर छोड़ देना, ये तो कभी भी नहीं। नकारात्मक विकल्प तो वैसे नहीं। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में जो सबसे सही उत्तर है वो है आपका बी ऑप्शन। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर। आगे देखिए, कौन सी भाषा देश की संपर्क भाषा है, जिसमें मतलब कि मोस्टली लोगों से बातचीत होती है? तो ये आपने देखा होगा कि जैसे यूएन वगैरह में भी जब भारत से संबंधित कोई बात आती है तो मोस्टली हिंदी की बात आती है। तो इसलिए यहाँ पे जो संपर्क भाषा है वो आपकी हिंदी आएगी। करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। आगे देखिए, एक दीपक तब तक दूसरे दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं न जलता रहे। यह किनके विचार हैं? तो ये जो कथन है ना, ये पेपर में बहुत आते हैं। अभी जब हम साहित्य के प्रश्न करेंगे ना तब आप ये देखिएगा। तो ये जो विचार है ये आपका रविंद्रनाथ ठाकुर जी का है, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे आपके, ठीक है ना। तो ये उनका कथन है और ये शिक्षा से संबंधित है, इसलिए पेडागॉजी में हमने क्वेश्चन लिया है। आगे देखिए, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, इस कथन को किसने कहा है? तो ये देखिए, ये बेसिकली भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का दोहा था एक, कि ये देखिए वो भी हमने आपके सामने रख दिया कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना हिय को सूल। एक्चुअली भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मानना था कि जैसे भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं लेकिन सबको भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो एटलीस्ट जो सबकी मातृभाषा है, जो सबकी क्षेत्रीय भाषा है, कम से कम उसमें लोगों को नॉलेज दी जाए जिससे लोगों को ज्ञान तो मिले। तो इसीलिए ये जो है ये आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था। आगे देखिए, जन साधारण को उनकी निजी भाषा में शिक्षा दो, ऐसा किसने कहा था? अभी हमने किया, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, जिससे कि एटलीस्ट बच्चे को कम से कम मतलब ज्ञान तो मिले, भाषा का एक बेसिक ज्ञान तो मिले, वो कंप्लीटली मतलब अज्ञान ना रह जाए। आगे देखिए, एक आदर्श शिक्षक में सभी गुण होने चाहिए अतिरिक्त इसके, यानी वैसे तो सारे गुण होने चाहिए लेकिन केवल एक नहीं होना चाहिए अतिरिक्त इसके। कौन सा? व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल। शारीरिक स्वास्थ्य, ये भी बहुत जरूरी है। जो स्वयं बीमार होगा वो दूसरों को मतलब उतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा। प्रशिक्षण, अब कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है प्रशिक्षण आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, क्योंकि प्रशिक्षण मतलब कि टीचर्स की भी रेगुलर ट्रेनिंग बार बार होती रहनी चाहिए। सिलेबस बार बार चेंज होता है, हर बार नए कंसेप्ट आते हैं, तो प्रशिक्षण भी समय समय पर बहुत जरूरी है, लेकिन दिखावा कभी नहीं आएगा। तो वैसे मतलब मैंने सारे एक्सप्लेन तो कर दिए, वैसे देखने से ही पता चल जाना चाहिए था कि जो दिखावा है वो आदर्श शिक्षक का गुण नहीं होता, ठीक है ना, ऑब्वियसली। आगे देखिए, प्रशिक्षण शिक्षक के लिए, अभी मैंने पीछे बताया, अनिवार्य है। ऑप्शंस क्या क्या थे? अनिवार्य नहीं है, लिया भी जा सकता है, नहीं भी लिया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। ये आपका अनिवार्य है कि रेगुलर टाइमिंग पर, रेगुलर बेसिस पर, रेगुलर इंटरवल पर टीचर्स की भी ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए। जैसे टीचर्स के सेमिनार्स लगते हैं, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। और भाषा किस चीज का माध्यम है? भाषा क्यों हम यूज करते हैं? अगर हमें अपने विचार सामने वाले तक पहुंचाने हैं, हमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करना है, एक्सप्रेस करना है, इसीलिए तो हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं ना। व्याकरण के लिए तो नहीं करते ना, वो तो भाषा को समझने का तरीका व्याकरण है, लेकिन भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, एक्सप्रेस करने का, बातचीत करने का। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका बी ऑप्शन। उसी प्रकार अवलोकनों को उत्पन्न करने वाले क्रिया समूह को क्या कहते हैं? अब अवलोकन क्या होता है? जब आप किसी चीज को चेक करते हैं ना, उसका पूरा एनालिसिस करते हैं, उस एनालिसिस को उत्पन्न करने वाले क्रिया समूह को, क्रिया क्या होता है? जो आप काम करते हैं, जो इतने सारे आप मतलब कि काम करते हैं, ठीक है ना, मतलब काम करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पर, या फिर असाइनमेंट जिसे आप कहते हैं, उस असाइनमेंट को परीक्षण कहा जाता है। प्रयोग नहीं, परीक्षण। क्या आपने रेगुलर बेसिस पर परीक्षण किए, ऐसा भी टेस्ट किया, वैसा भी टेस्ट किया, मतलब हर प्रकार के टेस्ट किए और उससे आप अवलोकन पर पहुंचे, मतलब कि रिजल्ट्स पर पहुंच रहे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका परीक्षण, क्योंकि प्रात्यक्षिका,
प्रात्यक्षिका तो टीचर को कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो हम काम करते हैं वो हम परीक्षण के अंतर्गत लेते हैं। प्रयोग भी आ सकता था, लेकिन प्रयोग थोड़ा सा साइंटिफिक लैंग्वेज में हो जाता है, तो यहाँ पे परीक्षण जो है वो सही है। कि जैसे आप अब बच्चों का अवलोकन कर रहे हैं, बच्चों पर निगरानी रख रहे हैं, तो वो सही से कैसे रख पाएंगे? जब आप रेगुलर बेसिस पर बच्चों का परीक्षण करेंगे, बच्चों का टेस्ट लेते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है कि साहित्य के जितने भी प्रश्न हैं वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।